प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मधु मांडिल आज आपको हिंदी में पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। आप इस सारांश को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी के तालमेल की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म ही नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति भी गंगा की देन है, परंतु गंगा श्रेष्ठ है और नर्मदा ज्येष्ठ है। विंध्य और सतपुड़ा तो तब भी थे जब हिमालय नहीं था। विंध्य तो भारत भूमि में सबसे प्राचीन प्रदेश है। नर्मदा प्रदेश आदिम संस्कृतियों का भंडार है। नर्मदा के तट पर दंडकारण्य जैसे घने वनों की भरमार रही। इसी कारण वैदिक आर्य नर्मदा तक नहीं पहुँचे। वे भी इन वनों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस ना कर सके। भारतीय संस्कृति तो वनों से संबंधित संस्कृति है। नर्मदा के तट पर मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे तथा उनका कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। इसी तट पर केरल के शंकर ने दीक्षा ली थी और मंडन विश्व व शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। जिस तरह राम की कथा उत्तर दक्षिण भारत को व कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है, उसी तरह नर्मदा भी देश को जोड़ने का एक सूत्र है। अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पर नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास पास है, परंतु दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा व सोन का विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जुहीला पर ही आसक्त हो बैठा। नर्मदा नाराज हो गई और विवाह न करने के संकल्प के साथ पश्चिम की तरफ चल दी, पर सोन पूर्व की ओर चला गया। सभी नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं और उसकी महत्ता परिक्रमा से सिद्ध हो जाती है। पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का चाहे कितना महात्म्य बताया गया हो, पर कोई भी उसकी परिक्रमा नहीं करता। नर्मदा तट पर बैगा, गौड़, भील आदि माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। ये आशिक्षित हैं और शैलियों, नृत्यों तथा गीतों से भी दूर दूर के लोगों को आकर्षित किया है। गौड़, भील और बैगा स्त्रियों को गुदनों से बड़ा लगाव होता है। उनके गुदने शरीर पर झलकते हैं। अक्सर ये स्त्रियां गीत गुनगुनाती रहती हैं। एक आदमी द्वारा नहीं, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों को जन्म दिया है। किसी गायक तक इन गीतों की रचना नहीं की, लेकिन दूसरे गायक तक आते जाते गीत बदलते चले गए। पीढ़ियों से प्राप्त गीत में परिवर्तन करते समय भी स्वयं को उस गीत का रचयिता नहीं माना। कालिदास ने मेघदूत या ऋतु संहार की रचना पहले के लोकगीत के आधार पर ही की होगी। संस्कृति की दूसरी विशेषता सादगी और उसकी सरलता है। सरल से जटिल बना देना आम बात है, पर जटिल से सरल बनाना कठिन है। लोक कला में दिखावा नहीं होता, कोई बनाव सिगान नहीं होता। प्रभावित कला बड़ी बलवती और बड़ी तेजस्वी होती है। उसमें प्रभावित करने की अपार शक्ति होती है। पूरा नर्मदा तट मंदिरों और देवालों से भरा है। देवालों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर या शंख की ध्वनि गूंजती है। भजन कीर्तन का स्वर लहराता है। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट और ओर के छोर तक हजारों मेले और मड़इयों से गूंज उठता है। गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोलते हैं।
दूर दूर के ग्रामीण नर्मदा मैया की जय बोलते हुए आते हैं और पवित्र नर्मदा का जल अपने साथ ले जाते हैं। बच्चों, यह भी सच है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करे, उसे नष्ट होने से बचाए। नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वनों का विनाश नहीं होने देंगे। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। बच्चों, आशा है आपको इस पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।